मेरा नाम है संगीता यादव और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ। मैं वहाँ पर साइंस 1 पढ़ाती हूँ। तो आज आपका जो चैप्टर मैं लेने वाली हूँ, उस चैप्टर का नाम है ध्वनि का अध्ययन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, अगर थोड़ा समझ में आए हो। ठीक है, देखो जिस स्लाइड को मैंने नाम दिया है पहचानो मैं कौन हूँ। तो जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना आपकी स्क्रीन पर, वो क्या है? वो एक सोनोग्राफी रिपोर्ट है। ठीक है, सोनोग्राफी रिपोर्ट क्या होती है? वो रिपोर्ट जो हमको मिलती है एक मशीन का इस्तेमाल करने के बाद। वो मशीन क्या काम करती है? वो मशीन हमको वो दिखाती है जो हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसके गर्भ में बच्चा होता है, तो उसको अगर हमको देखना है कि उसके हाथ-पैर अच्छी तरह से विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसका हृदय अच्छी तरह से विकसित हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी नाक बराबर आई है या नहीं है, उसकी जो पैर है, अगर वो 9 महीने का है तो एक वो होती है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है कि इतने लंबी हड्डियाँ उसकी होनी चाहिए हाथ-पैर की, तो उतनी है या नहीं है। दोनों हाथों और दोनों पैरों की जितनी लंबाई होनी चाहिए, वो उतनी दोनों बराबर है या नहीं है। किसी बच्चे का जो हृदय है, वो ठीक से विकसित हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब हम सोनोग्राफी तकनीक का उपयोग दिखा सकते हैं। तो कितनी अच्छी तकनीक है, यहाँ भी पे है, लेकिन हमको उसकी जानकारी ये सोनोग्राफी टेक्निक दे देती है। ठीक, थोड़े दिन पहले ना न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ था, ठीक है, महिला गर्भवती थी 3 महीने की और जब उसकी सोनोग्राफी कुछ कॉम्प्लिकेशन था तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट निकालिए। तो जब सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाली गई ना तो उनको मालूम पड़ा कि जो उसका हृदय है ना, वो ठीक से विकसित नहीं हुआ है। कुछ डॉक्टर्स जो हार्ट के डॉक्टर्स थे उन्होंने वो रिपोर्ट स्टडी की तो उनको मालूम पड़ा कि विकसित भी है, 9 महीने वो भी हार्ट बड़ा काम करे। तो उनके जो आपका ऑप्शन गया है, आपको ऐसे बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि जन्म होने के बाद भी उस बच्चे की जान को खतरा है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे केस में सोनोग्राफी रिपोर्ट ने उनकी इतनी हेल्प की कि जब बच्चे की जान को खतरा है तो हम 3 महीने में ये बच्चा अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बच्चे को उसी समय माँ के पेट से निकाल दिया गया और माँ की जान भी बचा ली गई। तो ये सोनोग्राफी रिपोर्ट सोचिए कितनी यूजफुल है कि हमको कुछ भी मालूम पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जुड़वा होते हैं गर्भ में, तो एक बच्चे का जो विकास है वो बहुत सही ढंग से होता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसका विकास नहीं हो पाता है। तो सोनोग्राफी रिपोर्ट में पूरे मतलब ना हर हफ्ते उनके विकास की जानकारी लेकर के जो जिस बच्चे का विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है उसको निकाल कर सिर्फ सही ढंग से विकसित होने वाले बच्चे को गर्भ में रखा जा सकता है। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, किसी की जान बचा सकती है। ठीक है, किसी को एक नया जीवन दे सकती है। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर कभी समझो कि आपके हाथ और पैरों में दर्द हो रहा है या फिर हड्डी टूट गई है, आपने एक्सरे निकाला, वो फ्रैक्चर इतना फाइन है, इतना पतला है कि वो एक्सरे रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाल करके हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है किसी की गर्दन में बहुत दर्द होता है, जो ऊपर का गर्दन का हिस्सा होता है ना, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सर झुका के बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो जो गर्दन की हड्डियां है ना वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, तो वहां दर्द होने लग जाता है और कुछ भी कर लो, आप दवा खा लो, क्या है मालूम नहीं पड़ता है। तो सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाल करके एक्चुअल में पता किया जा सकता है कि वहां पर क्या तकलीफ है। ठीक है, तो अब ये तकनीक है क्या बच्चे? तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना मशीन, इसमें कंप्यूटर लगा है, एक पूरा कीबोर्ड जैसा है और नीचे एक बड़ा सा पोर्शन है, इसको बोलते हैं सोनोग्राफी मशीन। ठीक है, और जो रिपोर्ट आपने देखी वो रिपोर्ट कहाँ दिखाई देती है? तो ये जो स्क्रीन है ना सामने आपके, वहां पर वो रिपोर्ट दिखाई देती है आपको, जो कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो बेसिकली क्या करते हैं इस टेक्निक में? ठीक है, तो इस टेक्निक में ना ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, ध्वनि तरंगों को ना एक छोटी सी सलाई होती है या प्रोब बोलते हैं, उसको जिस भी हिस्से की सोनोग्राफी करनी है वहां पर लगाते हैं। ध्वनि तरंगों को आपके शरीर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, और आपके शरीर के अंदर जा करके वो टकरा करके वापस आती हैं ध्वनि तरंगे, उन्हीं को जमा करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो वो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं?
वो ध्वनि तरंगे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, उनको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। पराश्रव्य मतलब जिनको हम नहीं सुन सकते, हमारी सुनने की क्षमता के परे, समझ में आया? वो हमारी सुनने की क्षमता के परे होती हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, उनको हम नहीं सुन सकते, लेकिन वो जब ध्वनि तरंगे हैं ऐसे जाएंगी कहीं भी, तो वो टकरा करके वापस आएंगी, और उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम कहते हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट। ठीक है, तो सोनोग्राफी तकनीक में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक भागों को चित्रित किया जाता है। जो शरीर के अंदर की चीजें हैं उनको चित्रित करते हैं और उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, तो देखो इसके हाथ में सलाई दिखाई दे रही है आपको, ये छोटा सा एक बोलता है सलाई या प्रोब बोलते हैं, और ये लिक्विड होता है। ठीक है, ये जो बॉटल है उसमें लिक्विड होता है, लिक्विड को क्या करते हैं, उस प्रोब के ऊपर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ से बॉटल में से यहाँ पर लिक्विड को लगाते हैं। ठीक है, लिक्विड को लगाने के बाद इसको शरीर के उस हिस्से में लगा दिया जाता है जिसकी सोनोग्राफी करनी होती है। ओके, और फिर इस प्रोब से ध्वनि तरंगों को यानी कि साउंड वेव्स को उस इंसान के पेट में या फिर शरीर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी सलाई का उपयोग किया जाता है, उस पर एक द्रव लगाते हैं, और वो जो लिक्विड है ना जो आपको बॉटल के अंदर दिखाई दे रहा है उसको अल्ट्रासाउंड जेल भी बोलते हैं। ठीक है, वो स्पेशल वही काम के उसी काम के लिए बनाया जाता है। और क्या है उपयोग, क्या है पता है क्यों लगाते हैं ये जेल? ये जेल कुछ नहीं करता है, लेकिन ध्वनि तरंगे है ना, तो क्या है ध्वनि तरंगे फैल भी सकती हैं, कहीं और चली गई ना तो पूरी ध्वनि तरंग ना इंसान के शरीर में नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये जेल लगा दिया तो हवा का जो इफेक्ट है ध्वनि के ऊपर वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्वनि तरंगे सीधे सीधे इंसान के शरीर में जा सकती हैं। तो इसके लिए कौन से जेल का उपयोग किया जाए? देखो जेल का नाम भी मैंने आपको बताया है वहां पे, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हो गया, पॉलीएक्राइल अमाइड हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सारे जेल का उपयोग करके ध्वनि तरंगों को इंसान के शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, द्रव लगाते हैं। जैसे अगर समझो कि आपके हाथ में फ्रैक्चर है, तो आपके हाथ में जहाँ पे भी आपको बहुत दर्द हो रहा है वहां पे वो जेल लगाएंगे, और मशीन के ऊपर वो जेल लगा करके उस मशीन को घुमाएंगे उस शरीर के हिस्से से। ठीक है, तो क्या होगा इससे कि ध्वनि तरंगे आपके शरीर के उस हिस्से के अंदर जाएंगी और वहां का प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा कि क्या तकलीफ है वहां पे एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे देखो अगर इसके पेट का करना था सोनोग्राफी, तो क्या किया डॉक्टर ने, वो प्रोब दिख रहा है, उस प्रोब के ऊपर लिक्विड को लगाया और उसके पेट पर घुमाया। अगर बड़ा कर दो, देखो पेट में कुछ भी तकलीफ है, लीवर में, लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है, देखो लीवर का अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो वहां पे लीवर की इमेज दिखाई दे रही है आपको। तो डॉक्टर ने क्या किया और कितनी ध्वनि तरंगे भेजनी है वो हम इस कीबोर्ड से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो शरीर के आंतरिक भागों में परावर्तित ध्वनि को पुनः सलाई द्वारा एकत्रित किया जाता है। अभी वो ध्वनि तरंग आपके शरीर में गई तो वापस टकरा करके वापस आएगी, तो वापस आएगी तो उसको एकत्रित करने का काम भी ये सलाई ही करती है। ठीक है, और एकत्रित नहीं होगी ना तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि जो इमेज बन रही है वो क्लियर नहीं बनेगी। ठीक है, तो परावर्तित ध्वनि की सहायता से संगणक द्वारा शरीर के आंतरिक भागों को चित्रित किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, पेनलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, आपकी रिपोर्ट अच्छे से आ जाएगी और बिना दर्द के आपके शरीर को क्या तकलीफ है वो बताया जा सकता है। ठीक है, बना देखो दांत वात में दर्द होता है, डॉक्टर निकाल के देखता है या कुछ घुसाता है, कितना दुखता है, 4 दिन लगा, जिस दिन लगाया उस दिन भी दुखेगा, उसके बाद भी 4 दिन दुखता है ना। लेकिन ये टेक्निक जब होती है यानी कि सोनोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं तो पता ही नहीं चलता है और सोनोग्राफी भी हो जाती है। तो बहुत अच्छी तकनीक है ये। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इस तकनीक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, समझो कहीं सूजन आ गई और नहीं मालूम पड़ रहा है कि किस वजह से सूजन आई है, तो वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। जंतु संसर्ग हो गया है यानी कि इन्फेक्शन हो गया है, तो आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया, मालूम नहीं पड़ रहा है किस वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो सोनोग्राफी कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, उस वेदना का क्या कारण है ये भी हम इस तकनीक का उपयोग करके पता कर सकते हैं। उसके बाद हृदय की स्थिति, हृदयाघात के बाद हृदय की अवस्था का पता लगाना। बच्चों देखो ये बहुत अच्छा यूज है इसका। आजकल जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो बहुत नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो हार्ट अटैक किस वजह से आया, अगर हार्ट अटैक आया भी है तो क्या उसका कोई उपाय है? जरूरी नहीं है ना कि पहली बार हार्ट अटैक आए तो आदमी चला ही जाए। ठीक है, तो अगर हार्ट अटैक आया भी
तो क्या रीजन है कि उसको हार्ट अटैक आया है, या फिर हार्ट अटैक आने के पहले उसके हार्ट की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, और हार्ट अटैक आने के बाद, हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक, उसके बाद उसके हृदय की स्थिति कैसी है, बहुत ज्यादा तकलीफ है क्या, या फिर कभी डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये जो 24 आवर्स है वो बहुत क्रूशियल है, अगर इस 24 घंटे में इन्होंने ये जिंदा रहे तो आगे चांसेस है। तो ये सारी जो डॉक्टर्स अपने प्रेडिक्शन देता है ना, वो सोनोग्राफी रिपोर्ट के बेसिस पे ही देता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि को देखने के लिए, यानी कि बच्चा कितना विकसित हुआ है, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी जो हड्डियां हैं वो प्रॉपर साइज की है क्या। प्रॉपर साइज मतलब समझते हो, कभी कभी बच्चे विकसित हो रहे हैं तो एक पैर की हड्डी बड़ी हो जाती है और एक पैर की हड्डी छोटी हो जाती है। तो पैदा होने के पहले ही डॉक्टर को पता होता है कि हाँ इसकी जो समझो कि ये एक पैर है, उसकी हड्डी थोड़ी सी बड़ी है दूसरे वाले पैर के कंपैरिजन में। तो ये भी हमको पता है, बच्चा बाहर हुआ है लेकिन फिर भी हमको पता है। ये किस वजह से मालूम पड़ा? सोनोग्राफी टेक्निक की वजह से मालूम पड़ा, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है क्या, उसके दोनों हाथों में पूरी 5-5 उंगलियां हैं क्या, उंगलियों में नाखून आए हैं क्या, इतना सब कुछ भी, ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो भी हमको ये सोनोग्राफी टेक्निक दे सकती है, ठीक है। देखो एक छोटा सा रिपोर्ट मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई है एक्चुअली, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कि ये जो है सोनोग्राफी रिपोर्ट है, जैसे देखो उसके हाथ में 5 उंगलियां दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप पहली वाले रिपोर्ट देखोगे तो फिर उसके बाद देखो उसका फेस, नोज दिख रहा है, उसके लिप्स दिख रहे हैं। तो बच्चा जब घूमता है तो भी सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाली जा सकती है। ये देखो यहाँ अगर आप देखोगे एकदम लास्ट में जो कोने में रिपोर्ट है, वहां पे उसके हार्ट का पोजीशन दिखा है कि जो उसका हृदय है वो सही जगह पे है क्या, उस हृदय में बराबर के 4 चेम्बर हैं क्या, जो 4 खाने हमारे दिल में होते हैं वो है क्या। ये सब सोनोग्राफी रिपोर्ट में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है सोनोग्राफी रिपोर्ट का उपयोग। उसके अलावा देखो किडनी स्टोन देखा है, किडनी में बहुत दर्द होता है, जिसको हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि उसको पथरी हो गई है ना। और बहुत दर्द होता है जब पथरी हो गई होती है उसको, लेकिन उस पत्थर का पोजीशन क्या है, ठीक है। कभी कभी पत्थर बहुत छोटा होता है, कभी कभी बहुत बड़ा होता है, कभी कभी डॉक्टर बोलता है पत्थर इतना छोटा है कि हम उसको दवाई से ही गला देंगे, लेकिन समझो कि दवाई दी गल रहा ही नहीं है, पत्थर दर्द कम ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, वापस से सोनोग्राफी निकालेगा और बोलेगा कि नहीं आपके किडनी में जो स्टोन है या फिर जो आपकी पथरी है वो इतनी बड़ी है कि उसको दवाई से नहीं गलाया जा सकता है। तो उसका जो ऑप्शन है वो सिर्फ ये है, क्या कहते हैं, ऑपरेशन है। ऑपरेशन नहीं किया तो फिर वो निकल नहीं सकता है और बहुत चुभती है। तो वो पत्थर नुकीला है क्या, नुकीला है तो क्या होता है, कभी कभी वहां की पतली नसों में धंस जाता है, तो किसी तरह भी नहीं निकल सकता। तो ऑपरेशन ही एक तरीका बचता है उस किडनी स्टोन को या उस पथरी को निकालने का, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये हार्ट अटैक वाला, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको ये जो एकदम फर्स्ट वाला रिपोर्ट दिख रही है ना, ये हार्ट के या फिर ये जो आप कह सकते हो ऊपर से जो एकदम राइट में दूसरा वाला है, वो नॉर्मल कंडीशन की, कि जो हार्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा रहेगा। लेकिन आप नीचे की 2 स्लाइड्स देखिए, उसमें जो ऊपर की जो कंडीशन दिख रही है उससे एकदम अलग रिपोर्ट है। तो जो नीचे की 2 रिपोर्ट है वो हार्ट अटैक आने के बाद की है, यानी कि हार्ट अटैक आने के बाद उसके हृदय की क्या स्थिति होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रही है, यानी कि जो आपका मेन सिस्टम है वही डैमेज हो गया है। और अगर हार्ट गया तो समझ लो फिर क्या बचता है करके, ठीक है। ओके, उसके बाद ये देखिए इसका उपयोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तकनीक का उपयोग ही हुआ है, इस तकनीक का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। जैसा कि आज हमारे समाज में चलता है कि सबको बेटा चाहिए, हाँ बेटी किसी को नहीं चाहिए होती है। सिर्फ सब कहते हैं कि सिर्फ नसीब वालों को बेटियां होती हैं, या फिर बेटी लक्ष्मी है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन सबको बेटा चाहिए, तो क्या करते हैं कि पहले ही जांच करा लेंगे, अगर गर्भ में ही, कि लड़का है या लड़की है। और ये सच्ची घटनाएं हैं। पता है हमारे समाज में, अगर आप ये देखते हो, सीआईडी वगैरह देखते हो, या फिर आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, आजकल तो क्राइम पेट्रोल अगेंस्ट वुमेन दिखाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी बात दिखाते हैं कि सिर्फ लड़के को पाने के लिए कितनी सारी लड़कियों को मार दिया जाता है, ठीक है। जो भ्रूण हत्या है, यानी कि गर्भ हुआ तो ही, हालांकि गवर्नमेंट ने बैन लगाया है कि किसी भी तकनीक का उपयोग करके ये पता लगाना कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, वो कानूनन अपराध है। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, वो उसको बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, ठीक। क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लाइन है, पता है आपको, कहते हैं ना कि बेटी शिक्षित होगी तो वो समाज भी जो होता है वो शिक्षित होता है।
अगर आपको एक बहुत सशक्त समाज का निर्माण करना है, तो बेटियों को बचाना होगा, उनको पढ़ाना होगा और उनका सशक्तिकरण करना होगा। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने पीएनडीटी एक्ट बनाया है, जिसके तहत डॉक्टर को भी, जो ये जांच कर रहा है, और उसके माता पिता दोनों को भी सजा हो सकती है। ठीक है, तो इस तकनीक का दुरुपयोग भी किया जाता है। लोग पता कर लेते हैं पहले कि बेटा है या बेटी है। अगर बेटी है तो उसका गर्भपात कर दिया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों मानवीय कान के बारे में, हमारे कान के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कान, पता है आपको? अगर इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है तो उससे पूछो जिसके पास कान नहीं है या फिर जिसको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमारा कान है वो एक तरह से मैसेंजर है, पोस्टमैन है। सामने वाला क्या कर रहा है उसके मैसेज को हमारे कान तक पहुंचाने का काम, और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे कान करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना या समझाना उस मैसेज को, तो वो काम कान द्वारा ही होता है। ठीक है, कान एक महत्वपूर्ण अंग है। कान से हम ध्वनि तरंगों को सुनते हैं, वो ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तो ही हमको सुनाई देता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैंने, पता है, जो किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन पता है हमारे शरीर को जो बैलेंस करने का काम होता है, बैलेंस समझते हो? जैसे कि हम बिना गिरे चल पाते हैं या फिर हम कूद पाते हैं, या फिर हम कहते हैं ना कि हम रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, उसका जो इनपुट है थोड़ा सा हमारे ब्रेन को, वो हमारा कान देता है। यानी कि कुछ संदेश हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे कान करते हैं। तो जो मानवीय कान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है आजकल कान का बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग हेडफोन लगा के। कुछ भी हुआ नहीं कि हेडफोन, ये एक एक से बढ़कर एक हेडफोन है, वायरलेस है, फिर आपका ब्लूटूथ वाला है। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके कान को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल संभाल कर करें। ठीक है, तो आगे पहुंचने के पहले, मतलब, हाँ बच्चों, जो भी आपके डाउट्स है ना वो लास्ट के 11:20 के बाद क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े से अपने हाथ नीचे रखिए, बार बार स्क्रीन पे आपके हाथ दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन 11:20 पे आप अपने हाथ रेज कीजिए, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो चलो, अभी तक आपने सिर्फ बाहर का काम देखा है। जिसको जिसका मन किया वो मरोड़ देता है। टीचर को गुस्सा आया, टीचर ने कान मरोड़ दिया, मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने कान मरोड़ दिया। तो कान का वो हिस्सा जो बाहर दिखाई देता है, जिसको कोई भी पकड़ के मरोड़ देता है ना, उसको हम कहते हैं कर्ण पल्लव। देखिए यहाँ पे आपको कर्ण पल्लव एकदम अच्छे से दिखाई देगा, दिख रहा है बाहर जो दिख रहा है कर्ण पल्लव। और उसकी स्पेशलिटी देखो, अगर आप अपने कान को हाथ लगाओ बाहर से, तो उसमें आपको बहुत सारा कर्व दिखाई देगा ना, उभार है, हड्डियां दिखाई देती हैं, उभार है बच्चों। तो बेसिकली ये जो सारे उभार है ना, इनका उपयोग क्या है पता है? वो ध्वनि तरंगों को जमा करके सीधे कान में अंदर डालता है, रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, तो वो उसका बहुत अच्छा उपयोग है। उसके बाद आपको दिखाई देगा श्रवण नलिका, दिखाई दे रही है श्रवण नलिका आपको? ये रही, एक नली जैसा भाग है जो हमारे कान में होता है। ठीक है, और वहीं से जो ध्वनि तरंगे हैं वो हमारे कान के पर्दे पर जाती हैं। कान का पर्दा आपने देखा होगा, कहते हैं ना, जैसे नुकीली चीज मत डालो कान में, आपके कान के पर्दे को चोट लग जाएगी, और उसको चोट लग जाती है तो थोड़ा सा ब्लड बाहर आता है। उसके बाद कान का मध्य हिस्सा दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है मध्य कर्ण करके। तो मैंने आपको बताया कर्ण पल्लव, मैंने आपको बताया श्रवण नलिका, मैंने आपको बताया कान का पर्दा। अब कान के पर्दे के बाद जो है वो है आपकी मध्य कर्ण का हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मध्य कर्ण में देखो आप, मध्य कर्ण का जो ऊपर का भाग है वो ऊपर लिखा हुआ है एकदम, कि वो 3 अस्थियों की श्रृंखला है। वहां पे ना छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे कान को सुनने के लिए। उसके बाद देखो अर्धवृत्ताकार नलिका होती है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी, इसका एक छोटा सा फोटो फिर मैंने साइड में डाला है। देखोगे वो 3 हड्डी दिखाई दे रही है, उसके बाद एक अर्धवृत्ताकार नलिका दिखाई दे रही है। ठीक है, उसको उसके नीचे देखो एक छोटा सा हुक जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको स्टेप्स बोलते हैं। और फिर एक घोंघे के आकार का गोल गोल हिस्सा है, उसको स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर कर्णावर्त भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है अंतःकर्ण का हिस्सा, यानी कि कान के अंदर का हिस्सा, और फिर ग्रसनी कर्ण नलिका, और फिर कान से एक छोटी सी नलिका है जो हमारे गले तक भी जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रसनी कर्ण नलिका। अब रहा इसके बाद कि एक एक भाग के उपयोग। ठीक है,
तो पहला कर्ण पल्लव मैंने आपको बताया, जो आपके बाहर दिखाई दे रहा है, ध्वनि को एकत्रित करता है और श्रवण नलिका तक, मध्य कर्ण तक ले जाता है। अब मध्य कर्ण में क्या होता है, एक खोखली जगह में एक पतला पर्दा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्णपटह, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कान का पर्दा। ठीक है, तो अभी क्या होता है कान के पर्दे पर, तो जो भी ध्वनि तरंग आ रही है ना, वो कान के पर्दे पर जाएगी, तो जो एक पतली सी झिल्ली जैसा हमारा कान का पर्दा होता है ना, वहां पे दाब बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो ध्वनि तरंग होती है, उस वो अंदर की तरफ दबा देती है पर्दे को, और फिर पर्दे को पास करके कान के अंदर चली जाती है, और कर्णपटह अंदर की तरफ जाता है, और जैसे ही वो ध्वनि तरंग कान के अंदर घुस जाएगी ना, वो पर्दा वापस से अपनी जगह आ जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। देखो अब मैं बोल रही हूँ, आपको इतनी सब कुछ सुनाई दे रहा है ना, इतना फास्ट, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत तेज गति से हो रही है। ठीक है, आपको और आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके कान फिलहाल सही सलामत है और ध्वनि तरंगे आपके कान तक जा रही हैं, पर्दे का आपको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो कान का पर्दा है वो लगातार कंपित हो रहा है, तभी वो जो आवाज है वो आपके कान तक जा रही है और आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण पल्लव के बारे में, और ये हो गया मध्य कर्ण के बारे में पूरी जानकारी। इसके बाद आता है अंतःकर्ण। ठीक है, अभी अंतःकर्ण मतलब कान के अंदर का हिस्सा। ठीक है, श्रवण तंत्रिका अंतःकर्ण को मस्तिष्क से जोड़ती है, मतलब जो आपकी ये है ना, यहाँ पे जो कान से आवाज आने के बाद तंत्रिका, तंत्रिका मतलब नसें होती हैं एक्चुअली, अगर आपको समझाऊं मैं ले लैंग्वेज में, तो फिर तो ये जो श्रवण तंत्रिका होती है वो अंतःकर्ण को मस्तिष्क से जोड़ती है। ठीक है, अब क्या होता है, अंतःकर्ण में घोंघे के शंख की तरह चक्रावर्त कर्ण होता है, मतलब जो गोल गोल दिखाई दिया था आपको, देखो एक फोटो दी हुई है व्हाइट कलर की, ऐसा गोल गोल घुमा हुआ है चकली के जैसा, तो वो क्या है, वो है चक्राकार कर्णवर्त। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या होता है मालूम, कि जो भी आवाज गई है ना, उसको एम्पलीफाई करने का, यानी थोड़ी सी आवाज को मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं ना, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम जो है वो कौन करता है, वो चक्रावर्त कर्ण करता है। ठीक है, समझ में आया। और फिर ये जो सिग्नल्स है वो कहाँ तक भेजे जाते हैं, हमारे मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं, और हमारा मस्तिष्क क्या करता है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता है और बताता है कि यही ध्वनि जो है वो आपके कान तक पहुंची है, या फिर यही आवाज जो है वो आपको सुनाई दे रही है, या सामने वाले ने यही मैसेज आपको दिया है। तो ध्वनि तरंग हमारे कानों से जाती है हमारे मस्तिष्क तक, और हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क तक जाती है कैसे, विद्युत तरंगों के रूप में या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में। और हमारा ब्रेन क्या करता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, डी कोड करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है वो एक्चुअली क्या है, ये आपको मस्तिष्क बताता है। तो जो कान से हमारे आवाज जाती है, ठीक है, उसको हमको समझाने का एक्चुअल काम हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी देखो कि आदमी को दिमाग में चोट लग जाती है तो भी उसको सुनाई नहीं देता है, अरे चोट तो दिमाग में लगी है ना, तो सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि भले ध्वनि तरंग जा रही होगी उसके मस्तिष्क के अंदर, लेकिन जो ब्रेन का वो हिस्सा जो हमको सुनी हुई आवाज को समझने में सहायता करता है, अगर वो डैमेज हो गया तो सुनने के बाद भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। समझ में आया। तो सुनने के लिए कान और दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे ध्वनि तरंग डिकोड होती है, वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया बेसिकली बच्चों आपको क्या है हमारे कान का काम। तो अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं ना, हमारे कान कैसे काम करता है, देखो। तो हमारे कान में जो भी सिस्टम है वो क्या करता है, सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। ये जो नलिका है, श्रवण नलिका है, उससे जो मैसेज है वो कान के पर्दे पर जाता है। कान के पर्दे पे जाने के बाद वहां पे कंपन होता है, तो कंपन होने की वजह से ध्वनि तरंगे कान के अंदर जाती हैं, और फिर उस मध्य कर्ण में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वहां पे वो एम्पलीफाई होती है। वो जो तीन अस्थियों की श्रृंखला है और कर्णावर्त है वो क्या करते हैं, और वहां पे एक द्रव भी होता है जो इन ध्वनि तरंगों को लेता है, ध्वनि तरंगों को लेता है, और जो कर्णावर्त है उस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, और फिर उसके बाद वो जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक भेजे जाते हैं डिकोड होने के लिए। यानी कि वो है क्या एक्चुअल में, जो मैसेज आपको भेजा गया है वो कौन बताता है आपको, आपका मस्तिष्क बताता है।
तो फिर इसके बाद एक जो है वो है कान, एक महत्वपूर्ण अंग है। उसे स्वच्छ करने के लिए लकड़ी या नुकीली वस्तु को उसमें नहीं डालना चाहिए। ईयरफोन की ऊंची आवाज से गाने ना सुने, इसके चलते आपके कान को हानि पहुंच सकती है। तो जितना कम से कम ईयरफोन आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो ये है पहला प्रश्न हल करने के लिए जो आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, ये है, क्या कहते हैं इसको, सवाल है, हल किए गए उदाहरण है आपकी किताब में, आपके सिलेबस में भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है कि 1.5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तथा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की ध्वनि को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए हम कितनी माइन्यूट चीज पढ़ रहे हैं कि ध्वनि तरंग कौन से स्पीड से चल रही है, 1.5 किलोमीटर की दूरी के स्पीड से चल रही है। तो कितनी दूरी वो तय करेगी, कौन, ध्वनि तरंग, वो हमको पता करना है। तो पहली चीज आवृत्ति कितनी है बच्चे लोग, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1.5 के हर्ट्ज, के हर्ट्ज का मतलब होता है किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो सवाल हम हल करने के लिए हमको किलो को बदलना पड़ता है स्टैंडर्ड इकाई में। तो किलो की जगह पे देखो उसके नीचे जस्ट आ गया है कि ये हो जाएगा 10 के घाते 3, दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 10 के घाते 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किलो है, किलो को जब बदला तो 10 के घाते 3 हो गया। तो 1.5 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1.5 गुणे 10 के घाते 3 हर्ट्ज, ठीक है। अब तरंग दैर्घ्य कितना है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमको इकाई नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, उसको मीटर बदला। मीटर में बदलने के लिए क्या किया, 25 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया। जब आप 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.25, जैसे यहाँ पे मिला हुआ। तो ये कैसे मिला, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 25/100 कर दिया। जब 25/100 करोगे तो आपको 0.25 मिलेगा, ठीक है। इकाई बदलनी पड़ती है ना, सारी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए तो ही हम हल कर सकते हैं सवाल, ठीक है। सेम चीज, दूरी कितनी दी हुई है, 1.5 किलोमीटर दी हुई है। तो 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर को वापस से मीटर में आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे किलो को हमने वापस से लिख दिया 10 के घाते 3, ही दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिया हुआ 10 के घाते 3 मीटर कर दिया है। यहाँ पे के था और यहाँ पे आ गया 10 के घाते 3, कोई किलोमीटर को हमने मीटर में बदला है तो 10 के घाते 3 यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले आपको समय ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, पहले आपको समय ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो समय कैसे मिलेगा, ध्वनि का वेग बराबर बारंबारता गुणे तरंग दैर्घ्य होता है, v बराबर न्यू इंटू लैम्बडा। ये आपने ये सूत्र पढ़ा होगा जब ये पाठ शुरू किया गया होगा तभी। तो न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 के घाते 3 गुणे लैम्बडा, यानी कि जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो कितना है, 0.25 मीटर है। जब आप इस सब का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग कितना मिला आपको, 375 मीटर पर सेकंड, जो भी आपको मिला था उसका आपने गुणा किया तो आपको मिलेगा 375 375 मीटर पर सेकंड, ये जो ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो हमने वेग क्यों निकाला, क्योंकि हमको दूरी चाहिए, हमको समय दिया है, वेग हम निकाल सकते हैं। अगर समय और वेग पता है तो दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो दूरी ज्ञात कर ली इन्होंने, उसके बाद तो समय कैसे निकाला, समय मिलेगा आपको एस बटे वी करके। तो एस क्या है, दूरी है, वी क्या है, वेग है। कितनी दूरी तय की है, 1.5 गुणे 10 के घाते 3, वेग कितना है, 375 है। तो जब 1500 में आप 375 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 सेकेंड। यानी कि देखो सवाल यही था ना आपका कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, तो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस आवृत्ति को लगेंगे सिर्फ 4 सेकेंड। सोचिए तो ध्वनि तरंग कितनी तेज जाती हैं, यानी कि जो इनकी रफ्तार है ध्वनि तरंगों की वो कितनी तेज है, 1.5 किलोमीटर सिर्फ 4 सेकेंड में। तो इनकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा समय है, आपने पढ़ा रहेगा सोनार तकनीक के बारे में, जो जब बोट्स चलती है और उनको नीचे की गहराई पता करनी होती है तो इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोनार की सहायता से समुद्र के पानी में ध्वनि तरंगों को प्रेषित करने के उपरांत 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि प्राप्त हुई।
तो उस स्थान पर समुद्र की गहराई कितनी होगी? समुद्र में ध्वनि का वेग कितना है? 1550 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना है। तो समुद्र में ध्वनि का वेग आपको दिया गया है, समय भी आपको दिया है कि 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों को समुद्र तल तक जाने का समय अंतराल, देखो बच्चों, ये जो टोटल दूरी दी है ना 4 सेकंड, वो 4 सेकंड किस लिए दिया हुआ है कि जो ध्वनि तरंग है वो गई और आई, तो 2 सेकंड जाने में लग गया और 2 सेकंड आने में लग गया। ठीक है, तो जो आने का टाइम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ऊपर यहाँ पे जब शिप थी, तो वहां से जब नीचे साउंड को भेजा, यानी कि ध्वनि तरंगों को भेजा, तो उसने कितना समय लिया? तो जाने में 2 ही सेकंड लगा रहेगा। समझ में आया? ठीक है आपको, इसीलिए 4/2 का किया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। ओके, तो 4/2 क्यों किया? इसी वजह से किया है। ओके, चलो, तो वेग बराबर भी भाग रही हैं बड़ी तेजी से। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हमको दूरी चाहिए, यानी कि कितनी दूरी तय की, ऐसे मालूम पड़ता है ना शिप को कि कितनी ऊपर है वो जमीन से, तो दूरी मिल गई तो मालूम पड़ जाएगा कि वो शिप जो है वो जमीन से कितनी ऊपर है। तो दूरी कितनी थी? नहीं पता है हमको, दूरी तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। वेग कितना था? 1550, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि जो ध्वनि तरंग है वो 1550 के वेग से गई है। समय कितना लिया उसने? सिर्फ जाने में 2 सेकंड। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 3100 मीटर, यानी कि 3100 मीटर मिला है। तो समुद्र की अगर दूरी इतनी है तो इसका मतलब है समुद्र की गहराई कितनी है? 3100 मीटर है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ जो आपके सिलेबस में है पोर्शन वो खत्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी जो बच्चे हाथ उठा रहे थे, डाउट पूछ रहे थे, वो पूछ सकते हैं। स्नेहा, आपको पूछना है कुछ? पूछिए आप। स्नेहा, आप पूछ सकते हो, आपको क्या पूछना है? धीरज सर। धीरज सर ऑनलाइन नहीं है लग रहा है, वेट कीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए सर। और हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्नेहा, बोलो। मैम, जैसे आपने बताया कि मतलब सोनोग्राफी जो होता है, अब वो तो हम्म। आप जैसे जैसे हमारा देश आविष्कार मतलब जैसे जैसे हमारा वो मतलब विकास बढ़ा, उसके हिसाब से मतलब आविष्कार वगैरह हुआ ना, मतलब ये हाँ सब हाँ मशीनें आई। जो पहले जमाने में थी, जैसे मशीन नहीं थी, तब क्या किया जाता था? और मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है कि जैसे हाँ। आपने बताया कि किसी का कान सही रहता पर ब्रेन जो है काम नहीं करता, सब लोग बोलते हैं कि सुनाई एक दे एक रहा, एक तुम एक पहले एक एक बच्चे एक एक क्वेश्चन। हाँ, आप बहुत तेज हो, इतना सारा आप एक साथ सोच रहे हो। पहले आपका पहला सवाल कि जब सोनोग्राफिक मशीन नहीं थी तब क्या होता था, बराबर यही यस पूछा ना मैम। आपने? हाँ, तो उस टाइम या कैसा होता था बच्चों, किसी को नहीं पता होता था। ठीक है, कभी कभी डिलीवरी होती थी, मैंने पढ़ा है, मैं अभी बहुत पुरानी नहीं हूँ, 70-80 साल की, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब ये तकनीक बहुत विकसित नहीं हुई थी तब किसी को नहीं पता होता था कि बच्चे में क्या डिफेक्ट है या फिर कैसा हो रहा है। तो कभी कभी डिलीवरी होती है, कभी कभी रेयर केसेस में कि बच्चों को जो यस। प्रॉब्लम है बच्चे उसी के साथ पैदा होते थे, क्योंकि अगर बच्चा गर्भ में है ना तो उसका उस समय उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। जो भी इलाज होता है वो बच्चे के पैदा होने के बाद ही होता है। आज टेक्निक इतनी एडवांस है कि सबको जानना है कि हाँ बच्चा कैसे बढ़ रहा है, बच्चे का हृदय बराबर है क्या। तो जब पुराने जमाने में मशीनें नहीं थी तो ये सारी चीजें मालूम नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं पता होता था। जो मालूम पड़ता था वो बच्चा बाहर आने के बाद ही मालूम पड़ता था। ठीक है, समझा आपको ये चीज, जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा? ओके। यस मैम। और हाँ, मेरा दूसरा। और हाँ, मेरा दूसरा दूसरा वाला क्वेश्चन है। आराम से पूछो। हाँ। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि हम, जैसे आपने बताया कि
हमारा तो मतलब काम तो सही रहता, हम सुन सकते हैं, लेकिन ब्रेन काम नहीं करता है। हम्म। मुझे भी ये पहले पता था कि ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमें मतलब वो चीजें समझ में नहीं आएगी। बराबर। यस मैम। अब और ये हाँ, जैसे कि आप बोले एयरफोन ज्यादा हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर एयरफोन बिल्कुल। ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे कान में प्रॉब्लम हो सकती है। मैम अगर मैं कभी कभी जैसे एयरफोन लगाती हूँ ना कान में, जैसे क्लास है कुछ होगा ना, तो मैं हाँ। सही नहीं पाती, तुरंत मैं निकाल के रख देती हूँ। ऐसा क्यों होता है? कैसा है ना बच्चों, देखो एक तो सिंपल सी चीज क्या है कि अगर आप ईयरफोन निकाल दो, ठीक है, तो हम नॉर्मल साउंड सुन रहे हैं ना, हम और आप बात कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ तो आप ईयरफोन से सुन रहे हो या फिर मोबाइल की आवाज से सुन रहे हो, बराबर। ठीक है। तो कैसा होता है ना कि ज्यादा जी वो मैम। देखा है, एक सिंपल सी चीज देखी है आपने, मोबाइल तो सब यूज करते हैं, सबको पता है कि जैसे आप मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो वहां पे एक वार्निंग लिख के आती है कि हाई वॉल्यूम में डैमेज योर ईयर, करेक्ट है ना, ऐसा कुछ लिख के आता है कि अगर आपने बहुत तेज आवाज जी सुनी मैम। तो आपके आपके कानों को नुकसान पहुंच सकता है। होता क्या है कि देखो, पहली चीज कि आप जितना इस्तेमाल करोगे ईयरफोन वगैरह, ध्वनि तरंगे उतनी नजदीक से आपके कान के पर्दे पे जाती हैं, बराबर है ना। जब लोग सामने सामने खड़े होके बात करते हैं यस ना, तो मैम। अगर आप मुझसे बात करोगे तो आप मेरे सामने खड़े रहोगे ना, ठीक है। तो वो ध्वनि तरंग जी। मेरे कान पे डायरेक्ट कान के पर्दे पे सीधे सीधे नहीं पड़ रही है, समझा, मतलब सीधे सीधे नहीं हिट कर रही है, समझ में आया। लेकिन अगर हम ईयरफोन इस्तेमाल कर रहे जी। हैं और वो भी कैसे ना, नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत बार नहीं सुनाई दे रहा है, हम वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं, हमको एकदम डीजे नाचना है, गाना लगा के ढम ढम ढम, वॉल्यूम बढ़ा दी, एकदम से फुल कर दी, तो वो जो ध्वनि तरंगे होती है ना, जो सीधे एकदम नजदीक से कान के पर्दे को हिट करती हैं जोर से, ठीक है, तो वो है क्या, कान का पर्दा एकदम टिश्यू पेपर देखा है आपने, पतला वाले, जैसे हम हाथ पोंछते हैं एक बार, उससे भी पतला होता है। या तो मैम। सोचिए अगर वो देखा है। इतना पतला पर्दा है, उस पे ध्वनि तरंगे ढम ढम ढम, देखो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत करता कौन है, हर चीज की अति हो गई है ना, कि वो सब कुछ करना है, चलते चलते भी लोगों को ईयरफोन लगा के सुनना है, वहां भी नहीं शांति से बैठेंगे, मतलब वो टाइम भी लोग वेस्ट नहीं करते हैं। मैम आपने ये सही कहा, लेकिन बहुत लोग ज़्यादा तेज़ मतलब चला के उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, उनको दर्द ही नहीं करता। मैं 2 मिनट का तुरंत मैं निकाल के रख देती हूँ, मुझे मतलब चाहिए समझ में नहीं आया। ईयरफ़ोन। तो सिर्फ ये आवाज सुनने से कान ही क्या खराब नहीं मैम? होता, हमारा दिमाग भी खराब होता है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उस पर कौन कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली वर्क करता है उसके ऊपर, ठीक है। बस यही रीजन है, और कुछ रीजन नहीं, और दूसरा नुकीली चीजें ना डाले कान में, वो आपके कान के पर्दे को तोड़ फोड़ सकती हैं, इसके लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट पूछना है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा। टीचर, सोनोग्राफी में जो तरंग हमारे शरीर में भेजी जाती है वो हार्मफुल रहती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। और पता है, बहुत देर तक नहीं, बहुत छोटे से टाइम के लिए, सेकंड, 1-2 सेकंड में ही मिल जाता है पूरा, क्योंकि ध्वनि तरंग है ना, वो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, उनको उसका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उनसे कोई नुकसान नहीं होता है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को। टीचर, जब पराश्रव्य ध्वनि भेजी जाती है हमारे शरीर में तो क्या ब्रेन हमारा सेंस करता है उसको? हमारा ब्रेन नहीं सेंस कर सकता ना उसको, जो जिस चीज को हमारा ब्रेन सेंस करता है वो हमको सुनाई देती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इस आवाज को आपका जो ब्रेन है वो सेंस कर रहा है। और वो पराश्रव्य बोला है ना, देखो, पराश्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना, परा मतलब परे है उसके, जो हमारे सुनने के परे है, जो हमको सुनाई नहीं देती है, ठीक है, वो हमको सुनाई नहीं देगी, वो हमारे सुनने की क्षमता से ज्यादा होती है, वो करीब करीब 2000 हर्ट्ज की होती है, वो हमारा कान उस रेंज को सुन ही नहीं सकता है, समझ में आया। तो अगर हमारा कान उसको सुन नहीं रहा है तो हमारा ब्रेन उस चीज को सेंस नहीं कर सकता है, ओके, ठीक है। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। हमारे सुनने की क्षमता है ना, वो 20 हर्ट से कुछ 20,000 हर्ट तक है, और जो पराश्रव्य ध्वनि होती है वो उसके बाद की होती है, यानी कि 20,000 से भी ज्यादा की होती है, उसी इसीलिए उसको अल्ट्रासाउंड। हेलो मिस। आपको पता है रहेगा इसके पहले वाले टॉपिक में। हेलो मिस। बोलो हेलो। बोलो, आवाज आ रही है? हाँ मिस, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ठोस, द्रव्य और गैस, 3 टाइप के मतलब पदार्थ वो होते हैं। हाँ। तो ध्वनि सबसे तेज इन तीनों में से किस में प्रवाह करेगी? ध्वनि, अगर क्या आपने ये टॉपिक शुरू से अटेंड किया है?
जब पढ़ाया गया था आपको तो क्या आपने ये टॉपिक शुरू से अटेंड किया है? नहीं मिस, मैं थोड़ा काम कर रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ, तो फिर आप क्यों काम कर रहे थे? आपको रोज लेक्चर अटेंड करना चाहिए ना, क्योंकि हाँ इसके पहले वाले लेक्चर में इस प्रश्न का जवाब दे दिया गया होगा। ठीक है, चलो आपने अटेंड नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि जो ध्वनि का वेग है, जो साउंड वेव्स है, वो सबसे अच्छी ट्रेवल करती है सॉलिड में। जितना मीडियम स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा अच्छे से सॉलिड वेव्स ट्रेवल, अरे साउंड वेव्स ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर हवा नहीं है तो साउंड वेव, अगर कहीं पे हवा नहीं है तो हमको वहां पे आवाज सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है, और एक सबसे अच्छा उदाहरण दूं कि आपको क्यों मीडियम सॉलिड मीडियम बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे उसको, ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगों का जो प्रवाह होता है वो सबसे अच्छा होता है। कि कभी देखो अगर कोई दीवार के उस तरफ फुसफुस कर रहा है और आप दीवार के इस तरफ भी कान लगाओ तो आपको बहुत अच्छे से सुनाई देगा कि क्या खुसर फुसर चल रही है उस साइड। या फिर देखो बचपन में एक प्रयोग करते थे, पता है कैसा करते थे? कि प्रयोग मतलब आपके टीचर ने कभी कराया रहेगा। देखो ऐसा बनाते हैं, एक ऐसा डब्बे के जैसा छोटा सा कप जैसा होता है और यहाँ पर भी एक डब्बे जैसा बनाया होता है। एक बच्चा यहाँ से बोलता है और दूसरा यहाँ से सुनता है और बीच में सिर्फ धागा होता है, लेकिन आवाज सुनाई देती है। अगर वो यहाँ से बोलेगा हेलो 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 तो उस तरफ सुनाई देता है हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो जो ध्वनि तरंगे हैं उनका सबसे अच्छा जो प्रवाह है वो क्या ठोस माध्यम में होता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? आज पढ़ाया है क्या मैंने आपको? पढ़ाया आज आपको सोनोग्राफी तकनीक के बारे में, उसके क्या उपयोग हैं, क्या दुरुपयोग हैं, मानवीय कान के बारे में कि जो इंसान का कान है वो कैसे काम करता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हैं आपको। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।